हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट एमपीजीके की एमसीक्यू सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। और ये 38वां वीडियो है जिसमें कि टॉपिक वाइज ये एमसीक्यू सीरीज चल रही है, जिसमें कि मैं हर टॉपिक पर डीप एनालिसिस में ये एमसीक्यू सीरीज लेके आया हूँ, जो कि मध्य प्रदेश जीके पर आधारित है। और ये सभी एग्जाम, चाहे एमपीपीएससी हो, एमपीएसआई, मध्य प्रदेश कांस्टेबल, पटवारी या जेल प्रहरी, सभी में मध्य प्रदेश जीके आता है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक देखिए, और वीडियो को लगातार देखने के लिए मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कर लीजिए ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, क्योंकि ये सीरीज लगातार चलेगी। 10,000 क्वेश्चन तक ये सीरीज लगातार चलती रहेगी। हर वीडियो में मैं 25 क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ, जिसके कि डीप एनालिसिस आपको मिलने वाले हैं। हर क्वेश्चन पर पूरा डीप एनालिसिस में देता हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को ऑल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे और सारे वीडियोस लगातार देख पाएंगे। और वीडियो को लाइक भी कीजिए साथ में, और वीडियो को शेयर अधिक से अधिक कीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा एमपीजीके की तैयारी करने वाले परीक्षार्थी मेरी इस वीडियो को देख पाए। तो चलिए शुरू करता हूं, और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लीजिए, आ गया पहला प्रश्न आपके सामने। रंगीन प्राकृतिक कपास का उत्पादन करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर गुजरात? तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो इसका सही विकल्प है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ही रंगीन रंगीन जो कपास होता है, जो प्राकृतिक कपास होता है, उसका उत्पादन किया जाता है। ठीक है ना। और इसमें जो रंग होता है, एक तो होता है भूरा कलर, ठीक है ना, भूरा, और एक होता है गुलाबी गुलाबी कलर, और एक जो कलर है वो है कौन सा? हरे रंग का। तो ये प्राकृतिक रंगों में कपास का उत्पादन करने वाला मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य है, और सबसे अधिक कलरफुल जो कपास होता है वो मध्य प्रदेश में ही उत्पादित किया जाता है। और कपास का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? खरगोन और खंडवा जिले में, जहाँ पे कि गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है ना। और ये मालवा के क्षेत्र में आती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया। मध्य प्रदेश कृषि विभाग द्वारा प्रदेश को 5 कृषि क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसमें कि चावल गेहूं का प्रदेश में कौन सा जिला शामिल नहीं है? जिसमें कि चावल और गेहूं होता है, तो कौन सा जिला शामिल नहीं है? उमरिया, जबलपुर, मुरैना या फिर सिवनी? तो इसमें सही विकल्प कौन सा है? जो कि यहाँ पर गेहूं और चावल नहीं होता है, तो वो है मुरैना। मुरैना जो क्षेत्र है, यहाँ पर गेहूं चावल नहीं होता है। ये जो क्षेत्र है, ये तिलहन वाला क्षेत्र है। यहाँ पर तिलहन, ठीक है ना, तिलहन यानी कि तेल निकालने वाले जो फसल होती है, जैसे कि सरसों हुई, ठीक है ना, अलसी हुई, वो फसल सबसे अधिक होती है। तो ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में गेहूं और चावल नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न आ गया। मध्य प्रदेश में कपास उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? अंजड़, बागली, सीहोर या फिर महितपुर? तो किस जिले में और किस जिले की कौन से क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध स्थान है यहाँ पे कि कपास सबसे अधिक उत्तम किस्म की होती है? तो वो है अंजड़। अंजड़ जो क्षेत्र है, ये कहाँ पर है? बड़वानी में है। बड़वानी का जो क्षेत्र है, यहाँ पर सबसे उत्तम किस्म की कपास का उत्पादन किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न आ गया। इसमें से कौन सा युग्म है जो कि गलत है, ये अपने को बताना है? कपास, वीरनारा, एमबी, मालवी, मालिनी, अमेरिकी बुरी और उभरा। दूसरा है गेहूं, सुजाता, सरबती। गेहूं में युग सुजाता, सरबती, नर्मदा और लोकमन। धान में अमन, ओस, बोरो, शंकर, 116। और इसमें से कोई भी जो युग्म है वो गलत नहीं है। तो इसका सही विकल्प कौन सा है? तो दा है। इसमें से कोई सा भी युग्म है जो कि गलत नहीं है। ये कपास की जो फसल होती है, उनके नाम है ये। ठीक है ना, कौन कौन से नाम से ये पाए जाते हैं। इसी तरीके से गेहूं कौन कौन से नाम से पाया जाता है, ये उसकी फसल है। और धान के ये नाम है अमन, ओस, बोरो और शंकर 116। अगला प्रश्न आ गया। मध्य प्रदेश में किस फसल की खेती पर प्रतिबंध लगाने के लिए निर्णय लिया गया है? अफीम, गांजा, जट्रोफा या फिर करड़ी? तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? वो है अफीम। अफीम पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है। और इसमें क्योंकि इसकी जगह पे मध्य प्रदेश के उस क्षेत्र में यहाँ पे की अफीम होती है, कहाँ होती है ये? मंदसौर में। वहां पर वैकल्पिक खेती के लिए सुझाव दिए जा रहे हैं अभी। ठीक है। अगला प्रश्न आ गया। देश के कुल प्रजनक बीज उत्पादन में मध्य प्रदेश का JNKB जबलपुर में का कितना प्रतिशत का हिस्सा है? 18, 22, 26 या फिर 30%? तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है 7। 26% का हिस्सा है
JNKV जबलपुर का, ठीक है ना। क्या देश के कुल प्रजनक बीज उत्पादन, यानी कि जिससे कि अच्छी फसल होती है वो बीज का जो उत्पादन होता है वो मध्य प्रदेश के JNKV जबलपुर में 26% का हिस्सा है पूरे भारतवर्ष का, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1968, 1971, 1978 या 1982? तो विच वन इज द करेक्ट आंसर? तो इसमें से जो सही प्रश्न है, सही आंसर है वो है बा। 1971 और 72 में मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना की गई थी, ठीक है ना। दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आ गया, कृषि विश्वविद्यालय ये कहां पर स्थित है? इंदौर में, भोपाल में, जबलपुर में या फिर सागर में? तो इसका सही विकल्प क्या है? तो इसका सही विकल्प है जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर में है कृषि विश्वविद्यालय और इसकी स्थापना कब की गई थी, कब स्टैब्लिश किया गया था? ये किया गया था 1964 में, ठीक है। और ये मध्य प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय था, यानी कि सबसे पहले कोई कृषि विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में ओपन हुआ तो वो जबलपुर में स्थापित किया गया था 1964 में, ठीक है, सबसे पहला। 8वां प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश में किस फसल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? चावल, गेहूं, ज्वार या सोयाबीन? तो इसमें से सही विकल्प कौन सा है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है गेहूं। मध्य प्रदेश में अगर कोई सबसे अधिक फसल का उत्पादन होता है तो वो गेहूं का आता है, ठीक है ना, पहले नंबर पर। और सेकंड नंबर पे आता है सोयाबीन का। और पूरे भारतवर्ष में देखा जाए तो पूरे भारतवर्ष में सबसे अधिक उत्पादन किस फसल का होता है? वो होता है सोयाबीन का। मध्य प्रदेश सोयाबीन का अग्रणी राज्य है, सबसे अधिक करने वाला। लेकिन अगर मध्य प्रदेश की दृष्टि से देखा जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक उत्पादन गेहूं का किया जाता है, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट फैक्ट। अगला प्रश्न आ गया, निम्नलिखित जिलों में प्रति हेक्टेयर खाद के उपयोग करते हुए घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो ये नीचे दिए हुए हैं क्रम। इंदौर एक, दूसरे में डिंडोरी, तीसरे में होशंगाबाद और चौथे में मंडला। तो कौन सा कूट है जो कि सही है इसमें? और इसमें क्या पता करना है? प्रति हेक्टेयर जो खाद सबसे कम, ठीक है ना, घटते हुए क्रम में लेना है, यानी कि सबसे पहले सबसे अधिक, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो इसका जो सही कूट कौन सा है? आ, ब, सा या फिर दा? तो इसका जो सही विकल्प कौन सा है? तो सही विकल्प जो है वो आ वाला है, ठीक है ना। इसको अपन व्यवस्थित करते हैं, यहाँ पर लिखे सबसे पहले पहला वाला, यहाँ पे कि सबसे अधिक खाद का उपयोग होता है, फिर उसके बाद में उससे कम वाला होता है। कम वाला कौन सा है? तीसरा, होशंगाबाद, ठीक है ना। होशंगाबाद में फिर उसके बाद आता है, फिर ये दूसरे नंबर पे हो गया। और तीसरे नंबर पे कौन सा हो गया? मंडला। मंडले में आता है। फिर चौथे नंबर पे कौन सा सबसे कम वाला क्षेत्र जो है वो है डिंडोरी, ठीक है ना, यानी कि सबसे अधिक, उसके बाद में फिर होशंगाबाद में, उससे कम, फिर उससे कम मंडला में और सबसे कम किसमें? डिंडोरी में। यानी कि ये हो गया पूरा घटते हुए क्रम में खाद का उपयोग प्रति हेक्टेयर में, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अनअकैडमी आपके लिए लाया है एक फ्री प्लान जिसमें कि आपको एमपी के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का सुनहरा मौका मिलेगा। इसी के साथ में आपको मिलेगा 500 से ज्यादा फ्री लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरिंग के साथ में 20,000 से ज्यादा फ्री क्वेश्चंस, फ्री मॉक टेस्ट और उनके एनालिसिस। और इसके साथ में आपको अनअकैडमी और भी बहुत कुछ देगा। फ्री प्लान एक्सेस करने के लिए आज ही डाउनलोड करें अनअकैडमी का ऐप और यूज करें मेरा रेफरल कोड जो कि रेड कैपिटल लेटर से लिखा हुआ है, हरदयाल कुशवाहा। नाउ प्रतीक जैन एक्सक्लूसिवली अवेलेबल ऑन अनअकैडमी, जो कि है एमपी के बेस्ट फैकल्टी, टॉप एक्स फैकल्टी ऑफ आकार आईएएस एकेडमी, जो कि आपको कंप्लीट कवरेज देने वाले हैं पूरा मध्य प्रदेश के कोर्सेज का। और ये इनकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं 11 फरवरी 2021 से। यहाँ पे आपको मिलने वाला है कंप्लीट डाउट रेजोल्यूशंस, लाइव क्लासेस, क्विजेस और पीडीएफ नोट्स भी। क्या आप प्रीलिम्स 2020 क्रैक करने के लिए रेडी हैं? तो अभी एनरोल कीजिए प्रीलिम्स चैंपियनशिप में, जहां टॉप 3 रैंकर्स को मिलेगा 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शंस। ये चैंपियनशिप स्टार्ट हो चुकी है 6 फरवरी से। 6 फरवरी, 13 फरवरी, 20 फरवरी और 27 फरवरी, तो ये पूरी के पूरे टेस्ट कंडक्ट होने वाले हैं। तो अभी ज्वाइन कीजिए इस चैंपियनशिप को। इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से आप क्लिक करके इस चैंपियनशिप में ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी लेके आया है अचीवर बैच, जो कि है एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए।
यहाँ पे आपको मिलेगा स्प्रिंट कोर्स थ्रू टॉपिक वाइज एमसीक्यू टेस्ट, जो कि है हिंदी मीडियम में। ज्वाइन करें इस बैच कोर्स को और पाएं एमपीपीएससी का संपूर्ण मार्गदर्शन। इसकी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं 11 फरवरी से। इसका पहला सेशन जो कि 10 बजे से लेके 11 बजे तक होता है, दूसरा सेशन 5 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक होता है और तीसरा सेशन उसके बाद में 7 बजे से लेके 8 बजे तक चलता है। इसमें आपको एमपी के टॉप एजुकेशन से पढ़ने का मौका मिलेगा, साथ ही साथ में 60 मिनट की कॉम्प्रिहेंसिव सेशंस विद एमसीक्यू टेस्ट फॉलोड बाय द डिटेल डिस्कशंस of the test, complete coverage of MPPSC prelims syllabus with PDF notes after each classes। आइए आप जान लेते हैं अनअकैडमी के प्लस बैचेस के बारे में, जो आपकी हर जरूरत के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट हैं। जी हाँ, 60 days live crash courses, recorded batches, PDF revision notes in every classes, best educators for your guidance। साथ ही साथ में लाइव एमसीक्यू रिवीजन बैचेस भी हैं, साथ में लाइव डाउट क्लियरिंग भी है और 20 से ज्यादा मॉक टेस्ट हैं जो कि प्रैक्टिस के लिए आपके लिए अवेलेबल हैं और 20,000 से ज्यादा यहाँ पर क्वेश्चंस हैं जो कि आपके प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल हैं प्लस बैचेस में। आइए अब जान लेते हैं अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है। बस आपको प्ले स्टोर पर जाना है और अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और इसमें अपना गोल एमपीपीएससी व्यापम सिलेक्ट करना है और प्लस कोर्सेज में जाकर मनचाहे बैच कोर्स को एनरोल करके गेट सब्सक्रिप्शन का जो बटन है वो क्लिक करना है। इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट पाने के लिए मेरा रेफरल कोड जो कि रेड कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है हरदयाल कुशवाहा, उसको एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे यू विल गेट 10% इंस्टेंट डिस्काउंट ऑन अवेलेबल फीस वैलिड टिल 28 फरवरी, पोस्ट दैट विल गेट ओनली 5% डिस्काउंट। तो देरी किस बात की है दोस्तों, आज ही अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और एमपीपीएससी और व्यापम को क्रैक करने के लिए तैयार हो जाइए। लेट्स क्रैक इट। अगला प्रश्न आ गया 10वां, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला समूह सर्वाधिक तिलहन का उत्पादन करता है? तिलहन का, ठीक है ना। भिंड, मुरैना, बस्तर, रायपुर, खरगोन, खंडवा, सीहोर और भोपाल। तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो इसका सही विकल्प है भिंड और मुरैना। सबसे अधिक सरसों यानी कि जो तिलहन, ठीक है ना, तिलहन ग्रुप की ये फसल होती है सरसों, जिसमें कि तेल निकलता है। मैं कई और बता चुका हूं आपको। तो भिंड मुरैना जो क्षेत्र है यहाँ पर सबसे अधिक तेल का उत्पादन होता है। इसके साथ साथ में एक और है, वो है श्योपुर। ये तीनों के तीनों जो जिले हैं मध्य प्रदेश के, जो कि चंबल संभाग के अंतर्गत आते हैं। चंबल जो संभाग है उसके अंतर्गत आते हैं, उसमें सबसे अधिक सरसों का उत्पादन करने वाला ये क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, नहर सिंचाई किस राज्य में सबसे ज्यादा प्रचलित है? इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु। तो इसका जो सही विकल्प है कौन सा है इन सभी विकल्पों में से? तो इसका जो सही विकल्प है वो है मध्य प्रदेश। ठीक है ना, इन सभी विकल्पों में मध्य प्रदेश ही ऐसा है जहां पे कि नहरों से सिंचाई की जाती है। अगर इनके अलावा और अन्य ऑप्शन होते हैं तो सबसे ज्यादा नहरों से जो सिंचाई करने वाले राज्य हैं वो हैं पंजाब, ठीक है ना, पंजाब, उसके बाद में हरियाणा, ठीक है, हरियाणा के बाद में उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, और उत्तराखंड, ठीक है ना। ये जो चारों राज्य हैं यहाँ पर सर्वाधिक नहरों से सिंचाई की जाती है, ठीक है ना। उसके बाद में मध्य प्रदेश का नंबर आता है, लेकिन इसमें कोई ऑप्शन ऐसा था नहीं, इसलिए मध्य प्रदेश ही इसमें सबसे अधिक सर्वाधिक सिंचाई करने वाला, जो नहरों से सिंचाई करने वाला राज्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, सोयाबीन उत्पादन सबसे अधिक करने वाला प्रदेश कौन है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब या महाराष्ट्र। मैंने पिछले वीडियो के प्रश्नों में भी ये क्वेश्चन लिया था। तो इसमें सर्वाधिक जो सोयाबीन उत्पादन होता है पूरे भारतवर्ष में वो मध्य प्रदेश में होता है, यानी कि पूरे सोयाबीन के उत्पादन का 60% जो सोयाबीन का उत्पादन होता है वो मध्य प्रदेश करता है, यानी कि सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? वो है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश में अल्प अवधि कृषि फसल ऋण किस दर पर दिए जाना तय हुआ है? 11%, 5%, 8% या फिर 9%। तो इसमें से सही विकल्प कौन सा है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है 8%, ठीक है ना। 8% की जो वार्षिक ऋण की जो दर है उस पर ये तय हुआ है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर।
बाद में इसको इसकी ऋण की जो बेस है वो कम कर दिया गया था, धीमे धीमे करके इसको 1% कर दिया गया था। और अभी करंट में, ठीक है ना, करंट में यानी कि वर्तमान में ये 0% की जो ब्याज दर है उस पर दिया जा रहा है, ये अल्प अवधि जो कृषि फसल ऋण योजना के तहत। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश में वर्षा के अप्रवाहित जल को सिंचाई के लिए रोकने हेतु कौन सी योजना संचालित की जा रही है? जीवन धारा योजना, बलराम ताल योजना, राजीव गांधी योजना या फिर जल धन योजना? तो इसमें से सही विकल्प है वो है बलराम ताल योजना। मध्य प्रदेश में ये संचालित की जा रही है, जिसमें कि जो वर्षा के समय में जो जल होता है उसको एक जगह ठहराया जाता है, स्टोर किया जाता है, फिर उसके बाद में उससे सिंचाई का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, तो इसका नाम क्या है? बलराम ताल योजना। अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश में प्रमुख कपास उत्पादन वाला क्षेत्र कौन सा है? ये बार बार रिपीट हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में माना जाता है ये। तो पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही विकल्प कौन सा है? तो वो है पश्चिमी मध्य प्रदेश। सबसे अधिक अगर कपास उत्पादन वाला मध्य प्रदेश में कोई क्षेत्र है तो वो है पश्चिमी मध्य प्रदेश, यानी कि पश्चिमी मालवा का क्षेत्र। वो कौन कौन सा है? वो है धार, रतलाम, झाबुआ, ठीक है ना, और बड़वानी। यहां पर सबसे अधिक, साथ में खरगोन भी है, खरगोन, ये वाला जो क्षेत्र है यहां पर प्रमुखता से कपास की उत्पादन किया जाता है। ठीक है, ये पश्चिमी मध्य प्रदेश के अंतर्गत आने वाला है, ठीक है ना, मालवा क्षेत्र में। अगला प्रश्न आ गया, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? जबलपुर में, रीवा में, सागर में या फिर भोपाल में? तो इसका सही विकल्प क्या है? इससे पहले भी मैं इसका प्रश्न बना चुका हूं इसी ही वीडियो में। तो ये है जबलपुर में, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे पहला कृषि विश्वविद्यालय था। और इसकी स्थापना कब हुई थी? मैंने आपको पहले ही बताया, 1964 में। अगर एग्जैक्ट देखा जाए तो 2 अक्टूबर गांधी जयंती के उपलक्ष्य में इस कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। इसका नाम है जवाहरलाल कृषि विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है ना, और ये मध्य प्रदेश का सबसे पहला कृषि विश्वविद्यालय था जो कि जबलपुर में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन कहां पर होती है? मालवा में, बुंदेलखंड, बघेलखंड या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो सही विकल्प है वो है मालवा क्षेत्र। सबसे अधिक अगर सोयाबीन की फसल लेने वाला क्षेत्र है तो वो है मालवा का पठार। सबसे अधिक फसल बोई जाती है और सबसे अधिक उत्पादन होती है। और इसी कारण से मध्य प्रदेश को सोया स्टेट के नाम से भी जानते हैं, सोया स्टेट। ठीक है ना, सोया प्रदेश के नाम से भी मध्य प्रदेश को जाना जाता है। 60% से अधिक पूरे भारतवर्ष में 60% से अधिक की सोया की पैदावार, सोयाबीन की पैदावार कहाँ होती है? वो मध्य प्रदेश में होती है। अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश में किस दाल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? चना, मटर, तुअर या फिर मसूर? तो इसका सही विकल्प कौन सा है? तो वो है तुअर। तुअर, जिसको कि अरहर भी बोलते हैं, सर्वाधिक उत्पादन होता है इसमें। और ये तुअर की फसल कब बोई जाती है? ये बोई जाती है खरीफ में। खरीफ यानी कि वर्षा ऋतु में इस फसल की बुआई होती है और शीत ऋतु में इसको काट लिया जाता है। और सर्वाधिक उत्पादन करने वाला ये राज्य है मध्य प्रदेश, यहाँ पे की तुअर सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, पूरे के पूरे भारतवर्ष में सबसे अधिक तुअर उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश, जो कि प्रथम स्थान पर आता है, प्रथम स्थान पर है मध्य प्रदेश। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, वर्तमान में मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती लगभग कितने क्षेत्र में की जाती है? 10,000 हेक्टेयर में, 25,000 हेक्टेयर में, 50,000 हेक्टेयर में या फिर 75,000 हेक्टेयर में? तो इसका सही विकल्प है 50,000 हेक्टेयर। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश में सिंचाई तथा विद्युत उत्पादन के लिहाज से कौन सी नदी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? चंबल नदी, नर्मदा नदी, सोन नदी या फिर बेतवा नदी? तो सही विकल्प कौन सा है? तो सही विकल्प है नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी है, जिसपे की सिंचाई परियोजना भी सबसे अधिक संचालित हो रही है और साथ में विद्युत परियोजना भी। इस पर बीच बीच में बांध बनाकर, ठीक है ना, सिंचाई परियोजना और साथ में विद्युत परियोजना को संचालित किया जा रहा है। जैसे कि मैं आपको पिछले कई वीडियोस में इसके बारे में पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जितनी भी परियोजनाएं हैं,
ठीक है ना। जितने भी विद्युत परियोजना है, सिंचाई परियोजना, उसके बारे में मैंने पिछले वीडियोस में पूरा एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट से जाकर वो पूरी की पूरी एमसीक्यू सीरीज देख लें। इसी एमसीक्यू सीरीज में वो चला था और उसमें पूरा एक्सप्लेन किया है, तो यू कैन गो देयर एंड वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियो। यहाँ पे कि मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, ठीक है ना। नर्मदा नदी के बारे में, उनकी परियोजना के बारे में, साथ में अन्य सभी नदियों के बारे में, चाहे वो चंबल हो, सोन नदी हो या फिर बेतवा नदी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक किस क्षेत्र के साधन से सिंचित होता है, यानी कि कौन सा ऐसा साधन है जिससे कि सबसे अधिक सिंचाई की जाती है। नहरों से की जाती है, कुओं और नलकूपों से की जाती है, तालाबों से की जाती है, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा विकल्प सही है? पिछले प्रश्नों में भी ये क्वेश्चन आ चुके हैं, तो ये है कुओं और नलकूपों से। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक अगर सिंचाई की जाती है तो कुओं और नलकूपों से की जाती है। देन उसके बाद में जो नंबर लगता है वो लगता है नहरों से, यानी कि तालाबों से। तालाब से नहर बनाकर इसकी सिंचाई की जाती है, ठीक है ना। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आ गया, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य प्रदेश की एक नगदी फसल है? बाजरा, मूंगफली, मक्का या फिर ज्वार? तो इसका सही विकल्प क्या है? तो सही विकल्प है मूंगफली। मूंगफली की जो फसल होती है मध्य प्रदेश में, ये नगदी फसल के रूप में आती है, यानी कि इसको तुरंत इसमें नगद मिल जाता है, यानी कि कैश वाली फसल है। वैसे मध्य प्रदेश में मुख्यतः दो फसल सबसे ज्यादा नगदी है। कौन कौन सी? एक तो है कपास, ठीक है ना, और दूसरी फसल कौन सी है कपास के साथ साथ? वो है गन्ना, ठीक है ना। ये दो फसल मध्य प्रदेश की मुख्य हैं जो कि नकदी के रूप में काउंट होती हैं, ठीक है ना। मूंगफली भी एक नकदी फसल है। बाकी बाजरा, मक्का और ज्वार ये खाद्यान्न फसल है जिसको कि स्टोर किया जाता है, ठीक है ना। बाकी नकदी फसल ये है, ठीक है ना। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारे पॉइंट्स। अगला प्रश्न आ गया, खंडवा जिला निम्नलिखित में से किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी चीजों का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है इन विकल्पों में? प्याज, अफीम, गेहूं या फिर चावल? तो इसमें से सही विकल्प कौन सा है? तो सही विकल्प है प्याज। प्याज के लिए प्रसिद्ध है, ये प्याज का उत्पादन होता है। अफीम कहाँ होता है? अफीम होता है मंदसौर में, ठीक है ना। और गेहूं के लिए कौन सा है? होशंगाबाद और विदिशा, ठीक है ना। सबसे अधिक गेहूं अगर कहीं होता है तो वो होता है होशंगाबाद में, फिर उसके बाद में नंबर लगता है विदिशा का। और चावल के लिए सबसे अधिक उत्पादन वाला जिला कौन सा है? बालाघाट, ठीक है ना। बालाघाट का जो क्षेत्र है वो जिला प्रथम स्थान पे आता है, सबसे अधिक जो चावल का उत्पादन करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया और इस वीडियो का ये आखिरी प्रश्न है और इसमें पूछा है, मध्य प्रदेश की राज्य फसल कौन सी है? सोयाबीन, गेहूं, चावल या फिर बाजरा? तो इसका सही विकल्प क्या है? तो इसका सही विकल्प है सोयाबीन। मध्य प्रदेश की सोयाबीन राज्य फसल है और इसी कारण से मध्य प्रदेश को सोया स्टेट का दर्जा भी मिला है। सोयाबीन सबसे अधिक उत्पादन करने वाला जिला राज्य सोया राज्य बोलते हैं इसको, सोया स्टेट बोलते हैं, ठीक है ना। और सोया प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। और पिछले प्रश्नों में मैं कई बार बता चुका हूँ, 60% से अधिक जो पैदावार होती है सोयाबीन की पूरे भारतवर्ष में, वो मध्य प्रदेश राज्य से ही होती है। तो दोस्तों ये थे टोटल 25 क्वेश्चंस जो कि मैं आपके सामने लेके आया। कमेंट आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कमेंट करके मुझे बताएं कि ये वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं। जो मैं एमसीक्यू सीरीज लेके आ रहा हूँ ये आपको कैसी लग रही है, इसमें जो मैं टोटल फैक्ट्स के साथ में आपको एनालिसिस दे रहा हूँ वो कैसा लग रहा है। तो आपके कमेंट मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा निहायत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ मेरे वीडियो को लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जो कि एमपीजीके को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं, एक प्रोसेस समझना चाहते हैं कि एमपीजीके पढ़ा जाए तो कैसे पढ़ा जाए, तो उसके मार्गदर्शन के लिए मेरे जो वीडियोस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा देखें, जिससे कि समझ सकें कि एमपीजीके कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है। तो लगातार शेयर कीजिए और लगातार मेरी इस सीरीज से जुड़े रहने के लिए स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को ऑल नोटिफिकेशन के साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल का जो रेडियो बटन है उसे क्लिक करने के बाद ही आपको सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना है, जिससे कि सारी वीडियोस के आपके नोटिफिकेशन मिलेंगे और सभी वीडियोस आप लगातार देख पाएंगे। तो इसी के साथ में मैं अपना ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। लगातार मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट को आप ट्यून कीजिए और प्लेलिस्ट से वो सारे वीडियोस देखिए जो कि आप देखना चाहते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर जीके के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जय हिंद, जय भारत।